नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब अच्छे होंगे और अच्छी पढ़ाई चल रही होगी सभी की। वर्तमान में ये पढ़ाई का दौर है और बहुत से में आने वाले समय में 4-5 महीने में काफ़ी एग्जामें भी है। तो दोस्तों सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग। अपने निरंतर क्लास लगाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है, जो अभी पढ़ लिया जो कभी नहीं पढ़ा, अगर अपने एग्ज़ाम का इंतज़ार करेंगे कि आ जाएगी एग्ज़ाम आने दो आरपीएससी की, तो ज़्यादा समय निकालेंगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा। और जैसे अभी रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो भर्तियाँ निकली थी वैसे निकलती जाएगी। जिसने समय का पालन कर लिया मानो कि वह आगे बढ़ गया। भगवान भी उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ देता है। जो व्यक्ति, जो लड़का पढ़ाई में स्वयं का साथ देता है, भगवान उसी का साथ देता है। बिन मेहनत फल नहीं मिलेगी। जब तक खेत में गेहूँ नहीं बोएंगे, चलो ठीक गेहूँ भी बो दिया आपने, लेकिन समय पर अपन उसमें पानी नहीं डालेंगे, उसमें खाद बीज नहीं डालेंगे तो उपजाऊ नहीं के बराबर होगा। और वैसे ही अपना भी वही हाल है। इसलिए दोस्तों ज़्यादा बातें न करते हुए अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं अपन। दोस्तों आज का जो टॉपिक है आप सभी जानते होंगे भली भांति, भूकंप, जो आपको दिख रहा भी होगा बोर्ड पे। दोस्तों भूकंप क्या है इसका अपन देखते हैं। जैसे अपन पहले भूकंप को अपन को पढ़ना है। भूकंप एक टॉपिक है, एक शब्द है, इसको पढ़ना है। उसके लिए अपने पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, भाई भूकंप में अपन को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो अपन को उसमें अर्थ जानना चाहिए, उसकी परिभाषा जाननी चाहिए। फिर इसके जो कारण है भूकंप के, इससे आंतरिक कारण कौन से हैं, बाह्य कारण कौन से हैं। फिर भूकंपों के अपन प्रकार देखते हैं। फिर भूकंप जो कितने प्रकार के हैं, फिर उसके क्या प्रभाव पड़ता है अपने प्रकृति के ऊपर, अपने ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उन सभी का अपन अध्ययन करेंगे। फिर आपने देखा होगा भूकंप में तरंगे भी होती है, तो उसका भी अपन अध्ययन करेंगे। जिसे अपन देखते हैं सबसे पहले आंतरिक कारणों में अपन देखते हैं। जैसे भूकंप के आंतरिक कारणों में सबसे पहले अपन देखते हैं प्लेट विवर्तनिक, अभी आपको समझाऊंगा मैं। फिर दूसरा कारण अपन देखते हैं पृथ्वी का संकुचन विस्तार देखते हैं। तीसरा कारण अपन देखते हैं जो पृथ्वी का वलन या भ्रंश देखते हैं। चौथा कारण अपन देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो भू संतुलन है उसको देखते हैं। और पांचवा कारण अपन देखते हैं ज्वालामुखी। यानी ये 5 कारण है ना। फिर बाह्य कारण में अपन देखते हैं जैसे परमाणु विस्फोट है, आप सभी को पता है ना। और परमाणु विस्फोट है बाह्य कारण में, और विकास कार्य हैं बाह्य कारण में। बाह्य कारण कौन से हैं जिसके कारण भूकंप को अपने को महसूस होता है और भूकंप आता है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। उसके बाद अपन तीसरा प्रकार देखते हैं, स्थिति के आधार पर देखते हैं कि स्थिति के आधार पर अपन देखते हैं जैसे भूकंपों में स्थलीय भूकंप कौन से होते हैं और महासागरीय भूकंप पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे आता है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं भूकंपों के प्रकार देख लिया अपन ने। फिर आप भूकंप के तरंगे आप सभी को पता है PSLV है। और भूकंप के जो प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक पड़ता है, नकारात्मक पड़ता है, उसको अपन चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो इसमें देखेंगे कि जो भूकंप के तरंगे अपन देख लिए। फिर जो सुनामी आपने सुना होगा, सागरीय तरंगे होती है, जापानी भाषा का एक शब्द है ना। उसको सागरीय तरंगों को सुनामी बोलते हैं। सागरीय तरंगे है, जापानी भाषा का एक शब्द है, इस कारण इसको सुनामी, जापानी भाषा में इसको सुनामी को सागरीय तरंगों को अपन सुनामी कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बारे में सब अपन चर्चा करते हैं।
और बाह्य कारण में एक प्रत्यास्थता का सिद्धांत भी है जो क्या कहता है कि भूकंप कैसे आता है। ठीक है दोस्तों, सभी को एक एक करके अपन देखते हैं। 1 घंटे क्लास लगेगी, जितना होगा वो बताने का पूरा प्रयास करूंगा मैं। फिर बाद में जो होगा, जो क्लास कल होगी कल ना। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट चलते हैं, बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं अपन। दोस्तों सबसे पहले अपन अर्थ में देखते हैं ना। सबसे पहले अपन अर्थ में देखते हैं। आप सभी को पता है कि क्या है, पृथ्वी। ठीक है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। ठीक है दोस्तों, अपन जैसे अपन देखा होगा कि क्या नाम से जो पृथ्वी पर जो आंतरिक बाह्य आंतरिक और बाह्य हलचल के कारण, यानी पृथ्वी के आंतरिक क्रियाओं के द्वारा और बाह्य क्रियाओं के द्वारा जो अपन को तनाव, संपीड़न आदि के माध्यम से जो हलचल उत्पन्न होती है, जो कंपन उत्पन्न होता है, उसी को अपन भूकंप कहते हैं। ठीक है, तो भूकंप की परिभाषा आप सभी को लिखना है कि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के आंतरिक संरचना, पृथ्वी के बाह्य कारक, जो पृथ्वी में तनाव या जनित हलचल के कारण जो उत्पन्न कंपन होता है, उसको भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये लिख लेना। ठीक है दोस्तों, परिभाषा आपने लिखी होगी कि वह क्रिया है ना, पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा भूकंप, पृथ्वी के आंतरिक और बाह्य कारकों के द्वारा धरातल पर, आंतरिक भाग पर जो हलचल उत्पन्न होती है ना, जो तनाव संपीड़न के कारण जो हलचल उत्पन्न होती है, जो कंपन महसूस होता है, उसे अपन भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब आंतरिक कारक और बाह्य कारक अपन देखते हैं। सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक देखते हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिक दोस्तों आप सभी को पता है कि अपने पृथ्वी में कितने कितने प्लेटें हैं, 7 प्लेटें हैं ना, सभी प्लेटें। दोस्तों इसे अपन देखते हैं कि ये बी दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये सागर है, ये सागर है, यहाँ पर ये पर्वत है। ठीक है, ये पहाड़ी इलाका है। ठीक है, ये पानी है। ठीक है दोस्तों, जब भारी प्लेट, प्लेट विवर्तनिक, जब भारी प्लेट है ना, देखो दोस्तों इसमें अपसारी अभिसारी, ठीक दोस्तों, अपन बात करते हैं ना जैसे अपसारी और अभिसारी ना। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो प्लेट विवर्तनिक होता है ना, 2 प्लेटें होती हैं, आपस में एक दूसरे के नजदीक चलती है ना, मतलब अपसारी। जब प्लेटें आपस में एक दूसरे के नजदीक चलती है, टकराती है, टकराने के कारण जो पृथ्वी के अंदर जो कंपन उत्पन्न होता है, उसी को अपन प्लेट विवर्तन के द्वारा जो भूकंप की प्राप्ति होती है। चट्टानें आपस में टकराती है, घर्षण होता है, घर्षण होने के कारण जो कंपन होता है, उसके माध्यम से भूमि के अंदर जो हलचल जो उत्पन्न होती है, उसे भूकंप कहते हैं ना। नहीं, आपस में प्लेटों को भिड़ जाना अपसारी होगा। ठीक है, आपस में जब प्लेटें अभिसारी, जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी ना, जब प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाएगी, तो यहां पर जो धरातल में नीचे 100 किलोमीटर से 350 किलोमीटर,
यानी मेंटल वाला भाग होता है, आप सभी को बताया है ना। सियाल सीमा नीपे, जैसे ये क्रस्ट हो गया, अपने पिछले क्लास में पढ़ा भी था आपको ना। और यहाँ पर मेंटल है ना, यहाँ पर मेंटल यानी 100 से 350 किलोमीटर के अंदर लिक्विड पदार्थ के रूप में लावा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लावा पाया जाता है ना। इसको अपन दुर्बलता मंडल के नाम से भी जानते हैं ना। तो दोस्तों जो ये लावा होता है ना, जैसे प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, जैसे प्लेटें एक दूसरे साइड में जाएगी, तो ये लावा है ना, ये लावा मतलब प्रेशर के कारण ये ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आएगा ना। जैसे जगह मिलेगी तो लावा ऊपर गति करेगा, ऊपर गति करके जो पृथ्वी की जो चट्टानें होती है ना, कठोर चट्टानें, उसके माध्यम से ये टकराता है ना लावा। गर्म लावा प्रेशर से आता है, वो जो पृथ्वी की जो कठोर चट्टानें होती है उसे टकराता है। टकराने के कारण जो भूकंप यानी तनाव या हलचल उत्पन्न होती है, उसे प्लेट विवर्तनिक नाम भूकंप से जानते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, पृथ्वी का संकुचन। एक और सॉरी दोस्तों, इसमें एक और देखा, अब सारी हो गया, अभी सारी हो गया, यानी ये एक दूसरे के दूर जाएगी ना, विपरीत दिशा में जाएगी। ये एक दूसरे के सामने टकराएगी, ठीक है, ये प्लेटें आपस में एक दूसरे जाएगी। तो दोस्तों एक और समांतर समांतर गति है ना। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट है, जब ये आपस में एक दूसरे के पास गुजरती है ना, जब आपस में एक दूसरे के पास से प्लेटें गुजरती है, तो इनमें क्या होता है, घर्षण उत्पन्न होता है ना, जिससे पृथ्वी की जो चट्टानें होती है उनमें हलचल उत्पन्न हो जाती है ना। उसमें मतलब घर्षण की वजह से पृथ्वी में जो आपस में चट्टानें चलती है, उसमें जब चट्टानें एक दूसरे से खिसक जाएगी, तो पृथ्वी के अंदर जो चट्टानें है वो हलचल उत्पन्न करेगी ना। और हलचल उत्पन्न करने के कारण जो तनाव होगा और जो प्रेशर होगा, जो हलचल होगा, उसके कारण यहाँ पर कंपन उत्पन्न होगा ना। ठीक है, तो इसमें आपको प्लेट विवर्तनी से इस प्रकार से भूकंप आते हैं। ठीक है, एक प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार अपन देखते हैं, पृथ्वी का संकुचन या प्रसार। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पृथ्वी, ये वाली पृथ्वी है, ये केंद्र है, ये लावा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो लावा होता है, जो कभी कभी आप सभी को पता है कि जो लावा गर्म होता है, वो मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में उसका तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने के कारण जो पृथ्वी मतलब जो मतलब एक फैलती है ना, जो तरल पदार्थ होता है वो फैलता है, वो गर्म पदार्थ होता है, उनमें ठोस पदार्थ होता है, वो सिकुड़ता उड़ता है। तो पृथ्वी का सिक उड़ने से और फैलने से जो धरातल के ऊपर है ना, जो नीचे धरातल के ऊपर, बाहर नहीं, जो धरातल के नीचे मतलब जो ऊपरी सीमा है, जो बीच में जो अंदर है, जो सिकुड़ने से या फैलने से जो कंपन, जो तनाव है ना, जो कंपन उत्पन्न होगा, उसके माध्यम से भी भूकंप अपन को देखने को मिलता है। ठीक है, भूकंप आता है ना इस तरह से, वलन और भ्रंश। ठीक है दोस्तों, वलन और भ्रंश, वलन आप सभी को पता है दोस्तों कि वलन आंतरिक है ना,
क्या है तीसरा प्रकार? वलन और व्रंश। वलन और व्रंश। दोस्तों वलन का मतलब होता है कि जैसे एक कोई चट्टान होती है जो अपने आकार में परिवर्तन करती है। कभी चट्टान ऐसे मुड़ती है, कभी चट्टान ऐसे मुड़ती है सीधी आई थी। तो दोस्तों वो क्यों होता है कि जब आप सभी को पता है जैसे हिमालय क्षेत्र होता है, हिमालय क्षेत्र है, इसमें कभी कभी मतलब दाब बढ़ जाता है चट्टानों की, है ना। हिमालय क्षेत्र होता है इसमें मतलब दाब बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से जो नीचे वाली चट्टान है उसमें मतलब प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ेगा तो वो मतलब चट्टान ऐसे घूमेगी ना। जैसे ये चट्टान है ना, तो ये ऐसे घूमेगी, ऐसे बाउट जाएगी। जैसे यहाँ पर प्रेशर पड़ गया है ना, तो ये वलन हो गया। अब ये जो चट्टाने मतलब मोड़दार रूप धारण कर लेती है ना, और फिर वापिस चट्टाने वापिस आती है ना, पहले मोड़दार रूप धारण करेगी। धारण करने के माध्यम से चट्टानों में दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? दरारें पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे चट्टाने कठोर हो जाती है। कठोर होने के बाद में चट्टाने क्या है, ऐसे वापिस करेगी अपना, वापिस उसी स्थान पे आएगी ना। तो इस प्रकार से वलन वो चट्टाने मैंने पहले तो ऐसे हुई, फिर वापिस ये ऐसे हो जाएगी धीरे धीरे। तो जिसके कारण जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होती है ना, पृथ्वी के कारण जो हलचल उत्पन्न होती है उससे भी भूकंप आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपन देखते हैं ज्वालामुखी क्रियाएं। दोस्तों आप सभी को पता है कि भी धरातल के अंदर जो पहले दोस्तों ये धरातल इस तरह से था, ठीक है, इस प्रकार से था। ये लावा है, ठीक है। पहले दोस्तों धरातल इस प्रकार से था ना, फिर चट्टाने आपस में एक दूसरे से खिसकी, तो इस लावा को निकलने का मतलब एक रास्ता मिल गया, ठीक है। लावा को निकलने का रास्ता मिल गया। अब रास्ता मिल गया तो ये जो लावा है जो गर्म हुआ है, जो प्रेशर के साथ ऊपर आएगा ना, प्रेशर के साथ ऊपर आएगा तो ये चट्टाने होती है, आसपास की चट्टाने, यानी इतना खतरनाक विस्फोट होता है कि जो आसमान की चट्टाने होती है उनमें हलचल या उत्पन्न कंपन हो जाता है ना ज्वालामुखी क्रिया से। ये पर्वत तो बाद में बनते ही, ये प्रवाली पर्वत तो, फिर भी इनमें लगातार इतना खतरनाक मतलब प्रेशर से ज्वालामुखी उद्गार होती है। जो आसपास की चट्टानें होती है ना, जो आसपास का धरातल होता है उसमें भी मतलब भूकंप उत्पन्न हो जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी भी एक भूकंप, आंतरिक संरचना के आधार पर ज्वालामुखी से भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों। अपन नेक्स्ट प्रभाव देखते हैं, भूसंतुलन। भूसंतुलन देखो दोस्तों, जब ये चट्टाने अपने स्थान पर होती है, चट्टाने अपने स्थान पर होती है, ठीक है, अपने स्थान होती है। पर दोस्तों कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद, जब जैसे ये चट्टान है, अभी चट्टान के ऊपर किसी कारण मतलब एक तरह से अपन मतलब भार बढ़ गया, वजन बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, दाब आ गया, है ना, जिसके कारण ये चट्टान यहाँ से किस दूर जाएगी। इस प्रकार से चट्टान यहाँ पर रास्ता हो जाएगा ना, तो फिर चट्टान होगी। फिर धीरे धीरे जैसे अपन देखते हैं, ये सर्दियों में अपन देखते हैं हिमालय पर्वत होता है, गर्मियों में यहाँ पर मतलब बर्फ ना के बराबर होती है। सर्दियों में जब बर्फ हिमालय पर्वत पर अधिक छाएगी ना, तो यहाँ पर मतलब दाब हो जाएगा चट्टान के ऊपर। चट्टान अपने मूल स्थान से, अगर दाब पड़ने के कारण चट्टान अपने मूल स्थान से खिसकना प्रारंभ कर देती है, यानी अपने बाहर को कैसे भी कम करना प्रारंभ कर देती है। तो जब ये सर्दी आती है, जब चट्टान अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ खिसकती है, क्योंकि ये आप सभी को पता है, ये जो ये है, आप सभी को पता है जैसे सियाल, सीमा
नीफे। सियाल सीमा नीफे के ऊपर तैर रही है ना, सियाल। तो सियाल से क्या पता आप सभी को होता है, जो ये महाद्वीपीय चट्टाने है ना, महाद्वीपीय चट्टाने, ठीक है, महाद्वीपीय चट्टाने हैं, प्लेटें हैं, जो मतलब इनके ऊपर तैर रही है। जो इनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो ये अपने स्थान से खिसकना दूर हो जाएगी। दूर होते पर इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ है धरातल में, जो भी मलबा मलबा वगैरह जो अंदर चले जाता है ना, फिर उसके बाद इसमें वजन कम हो जाता है। फिर ये दूर खिसकी, जैसे वजन कम हो गया तो वापस अपने स्थान पर आने की प्रयास करती है। फिर आपने अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हुए एक बार गई, एक बार आई। तो इस कारण जो पृथ्वी में जो चट्टानें होती है उनके अंदर मतलब यानी कंपन या तनाव के कारण, संपीड़न के कारण ये मतलब एक तरह से हलचल या उत्पन्न, कंपन उत्पन्न करती है ना। तो इसे भी एक तरह से क्या नाम से भूकंप की उत्पत्ति होती है। यानी भूमि पे जो चट्टानें हैं जो अपने आप को संतुलन बनाने के लिए जो प्रयास करती है या खिसकती है, उसे भूसंतुलन कहते हैं। ठीक है, उसे भूसंचलन कहते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको सभी को पता चल गया प्लेट विवर्तनिक हो गया, पृथ्वी का संकुचन या प्रसार हो गया, वलय भ्रंश हो गया, ज्वालामुखी क्रियाओं से हो गया, और भूसंतुलन से हो गया। ठीक है दोस्तों, इसे अपन, ठीक है, ये हो गया। अपन बाह्य कारक देखते हैं, अपन भूकंप के बाह्य कारण देखते हैं। बाह्य कारण से भूकंप क्यों आता है ना, किस प्रकार से आता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं परमाणु विस्फोट। आप सभी को पता है कि दोस्तों जब धरातल पर परमाणु विस्फोट किया जाता है तो वही धरातल के ऊपर रख के नहीं किया जाता है। ये धरातल है, ये परमाणु है, यदि इसको परमाणु विस्फोट या परीक्षण किया जाता है तो धरातल के ऊपर रखकर इसको परमाणु परीक्षण नहीं किया जाता है। यानी बहुत गहराई में एक गड्ढा खोदा जाता है यहाँ पर, फिर उसके अंदर परमाणु को रख दिया जाता है, परमाणु जो बम होता है उसको रख दिया जाता है। फिर उसके ऊपर मतलब जो भी डालना होता है, इसको मलबा कचरा वगैरह जो भी, मतलब अगर विस्फोट हो तो इतना नुकसान नहीं हो, है ना। तो इसलिए जमीन के अंदर जो परमाणु परीक्षण करते हैं उसके कारण जो आसपास के क्षेत्रों में जो कंपन उत्पन्न होता है उसे कंपन उत्पन्न होता है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है हमारे राजस्थान में पोखरण स्थान पर, ठीक है, पोखरण में आप सभी को पता है कि 1974 में इंदिरा गांधी के समय, 1998 में मोरारजी अटल बिहारी वाजपेयी समय ने, अटल जी के समय परमाणु परीक्षण किए गए थे। ठीक है, पोखरण नामक स्थान पर। जैसे इसमें अपन देखते हैं 11 व 13 मई को, ठीक है, 11 और 13 मई को जब परमाणु परीक्षण किया गया तो आसपास मतलब जो परमाणु से भी, कुल मिला की बात यह है कि जो परमाणु परीक्षण करते हैं उससे आसपास की चट्टाने, आसपास की मतलब धरातल पर कंपन होता है, उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखते हैं विकास कार्य। आप सभी को पता है कि जैसे बड़े बड़े पर्वत होते हैं, बड़ी बड़ी घाटियां होती है जहाँ जाने का मतलब दुर्गम रास्ता होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो पर्वत होते हैं, जो घाटियां होती है, आप सभी को पता है किससे बनी हुई होती है, वो ज्वालामुखी क्रियाओं से बनी हुई होती है ना। तो आप सभी को पता है कुछ समय पहले कई स्थान तो ऐसे हैं वर्तमान में जहाँ पर लगातार ज्वालामुखी चल रही है, मतलब सक्रिय ज्वालामुखी चल रही है ना। और तो दोस्तों वो ज्वालामुखी, जैसे यहाँ पर ये पर्वत है, दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। ये पर्वत है ना दोस्तों, ये ज्वालामुखी क्रिया के कारण निर्माण हुआ।
ठीक है। ज्वालामुखी आया और लावा साथ लेके आई मैग्मा के रूप में ना, मैग्मा और लावा साथ लेके आया मैग्मा का ना, तो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद पर्वत बन गया। लेकिन आप सभी को पता है ऐसे पर्वत है मतलब जहाँ आने जाने के दुर्गम रास्ते हैं ना, मतलब अपन जा नहीं पाते। जैसे मंदिर अपन देखते केदारनाथ है, बद्रीनाथ है ना, इस प्रकार से अपन जो जम्मू कश्मीर इलाका अपना, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है ना, तो उधर ही मतलब जाने के रास्ते नहीं है। तो सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा जो विकास कार्य किया जाता है, विकास कार्य का मतलब जो सड़कों का निर्माण किया जाता है, इन घाटियों पर्वतों में जो सड़कों का निर्माण किया जाता है, तो अपन जो सड़कों के निर्माण कारण जब वो चट्टानों को अपन काटते हैं ना, चट्टानों को अपन काटेंगे तो काटने से मतलब बड़ी बड़ी चट्टानें अपन गिराएंगे, मतलब इस रास्ता बनाने के लिए बड़े बड़े मशीनों का निर्माण होगा, और बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करने से बड़ी बड़ी चट्टानें मतलब एक दूसरे से टकराएगी, और मतलब क्या नाम से यहाँ पर भी जो आसपास के क्षेत्र है उसमें कंपन उत्पन्न करता है। आप सभी को पता है जैसे अपन एक होल छोड़ते हैं डूंगर के अंदर, पर्वत के अंदर, तो कितनी दूर से कितना विस्फोटक होता है ना, पत्थरों को फोड़ने के लिए, पर रास्ता निकालने के लिए, सड़क मार्ग बनाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों में तो रोड का विकास कार्य करते हैं। उसके कारण जो नीचे का धरातल होता है ना, आप सभी को आपको पता थोड़ा ही है कि जो ये ज्वालामुखी निकली है वो अभी मतलब यहाँ पर है। हो सकता है वो ज्वालामुखी उसकी तापमान या गति के कारण वो रुक गई है, वो आने वाले समय में वापस ये जिसे यहाँ पर अपन को हटा दिया, तो हटाने के कारण ये ज्वालामुखी वापस उद्गार हो सकती है, क्योंकि इतना तो अपन ने काट दिया। अब इसके बाद इतना प्रेशर है नहीं कि जो ऊपर निकल सके, अब इतना आपने काट दिया तो इसका प्रेशर कम हो गया, तो जिसके कारण वहां पर भी कंपन होने की संभावना होती है, तो कंपन होता है। तो इस प्रकार से दुर्गम रास्तों में भी मतलब विकास कार्य करते हैं, तो उससे भी भूकंप की आने की आशंका होती है। ठीक है दोस्तों। फिर प्रत्यास्थता प्रतिक्षेप सिद्धांत, देखो दोस्तों ये सिद्धांत एक मतलब भूकंप की व्याख्या करने के लिए नवीनतम सिद्धांत है। ठीक है, ये भूकंप की व्याख्या करने के लिए नवीनतम सिद्धांत है। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है कि तो ये सिद्धांत क्या कहता है, प्रत्यास्थता प्रतिक्षेप सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों इस सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि अब आपको मैं बता रहा हूं, जैसे ये पर्वत है, यहाँ पर पाल बना दी। ठीक है, यहाँ पर पहले कोई नदी गुजरती थी, ठीक है, यहाँ पाल बना के यहाँ पर ये बांध का निर्माण कर दिया। अपने जैसे देखो अपने टेरी बांध है, ठीक है, टेरी बांध उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में तो टेरी बांध है ना, आप सभी को पता है टेरी बांध उत्तराखंड में ना। तो ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो चट्टानें होती है ना, देखो ये सिद्धांत जो दिया था H.F. रीड, H.F. रीड नामक एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। उस 1919 में H.F. हैरी फील्डिंग रीड, इसका पूरा नाम है हैरी फील्डिंग रीड, यूएसए का रहने वाला है। कहाँ का रहने वाला है? हैरी फील्डिंग रीड, ये यूएसए का रहने वाला है। इस सिद्धांत को इन्होंने 1919 में दिया। कब दिया? 1919 में सिद्धांत दिया, ठीक है, 1919 में, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है, वहां पर अपन दो पर्वतों एक नदी मार्ग जाता है, और पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपन एक बड़े बांध का निर्माण कर देते हैं। लेकिन बांध से पहले
ये रास्ता बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, कोई वजन नहीं था, कोई भार नहीं था, यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं था। ठीक है, तो जो ही पानी आया, पानी को अपन रोका और यहाँ पर भार बन गया, है ना। चट्टान मतलब इतना भार हो गया, मतलब पानी का, कि बहुत ज़्यादा भार हो जाए। आप सभी को पता है समुद्रों में बड़े बड़े समुद्र होते हैं, लेकिन उनमें तो उनकी तो कथाएं अलग है। लेकिन जो बांध, बड़े बड़े बांध होते हैं, 4-4, 5-5 बीघा, 20-20 किलोमीटर, 25-25 किलोमीटर बांधों का निर्माण किया जाता है पहाड़ी इलाकों में। 3-3 किलोमीटर का बांध निर्माण किया जाता है। जैसे आप सभी को पता है बिसलपुर बांध है, वो भी दो पहाड़ियों के बीच में रास्ता रोककर बनाया गया है ना, टोक में जो स्थित है राजस्थान में। तो ये बांध है, तो इतना मतलब ये सिद्धांत क्या कहता है कि जो चट्टानें होती है, ये चट्टानें वाली, है ना, ये चट्टान है, ठीक है। तो इस बांध के कारण जो चट्टान होती है ना, तो प्रेशर पड़ जाता है चट्टान के ऊपर, तो चट्टान कैसी हो जाएगी, ये चट्टान ऐसी हो जाएगी। इन्होंने जो चट्टान है इसको रबड़ की भांति बताया है कि जो चट्टानें होती है वो रबड़ की भांति होती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दाब के कारण वो रबड़ के कारण मुड़ जाती है। मुड़ जाने के बाद ना, जो ऊपर की जो चट्टानें होती है, जो धरातल होता है, तो उनमें हलचल उत्पन्न होती है ना। जो ये फिर पानी कम हो जाएगा तो वापिस ये चट्टानें अपने स्थान में ऐसे कैसे हो जाएगी, ठीक है। तो इस कारण उन्होंने कहा है कि जो चट्टानें होती है रबड़ की बात होती है, और दाब प्रेशर पड़ने के कारण ये चट्टानें पर मुड़ जाती है, और मुड़ने के कारण फिर जो जैसे यहाँ पर भार कम होता है तो चट्टानें अपने मूल रूप में आती है। तो मूल रूप में आने के कारण जो फिर चट्टानों में जो कंपन होता है, कंपन होता है ना, कंपन, संपीड़न या तनाव होता है, तो उसमें हलचल हलचल होती है, जिसके कारण भी क्या नाम से भूकंप आता है। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रत्यास्थता प्रतिक्षेप सिद्धांत HF रेड ने दिया था, USA का निवासी था, 1919 में सिद्धांत दिया, और चट्टानों को इसने रबड़ की भांति बताया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो अपना बाह्य आंतरिक कारण हो गया, बाह्य कारण हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं कृत्रिम भूकंप के प्रकार। कृत्रिम भूकंप आप सभी को पता है, जैसे अभी आपने देखा था, जैसे परमाणु है ना, कृत्रिम भूकंप। कृत्रिम भूकंप है परमाणु के माध्यम से। कृत्रिम भूकंप का मतलब होता है कि जो क्रिया मानव के द्वारा की जाती है ना, उसके कारण जो भूकंप उत्पन्न होते हैं उसे कृत्रिम भूकंप कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा परमाणु विस्फोटक है, मानव के द्वारा की गई क्रिया है। जैसे विकास कार्य, ये मानव के द्वारा की गई क्रिया है ना, इस प्रकार से। फिर अपन देखते हैं कि दूसरा प्रकार है प्राकृतिक प्रकार। ठीक है, प्राकृतिक प्रकार में आप सभी को पता है, जैसे आपको बताया था मैंने, कृत्रिम यानी मानव के द्वारा की गई क्रियाओं के माध्यम से, किया गया कार्य के माध्यम से जिससे भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसे कृत्रिम भूकंप कहते हैं। और उसके बाद अपन देखेंगे प्राकृतिक भूकंप। प्राकृतिक भूकंप में आप सबसे पहले देखेंगे ज्वालामुखी होता है, ये प्रकृति के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई मानव का कोई योगदान नहीं होता है इसमें, ज्वालामुखी में। ठीक है, ज्वालामुखी अपन इसकी बात करें, प्राकृतिक भूकंप की बात ही करना, दूसरा पॉइंट की ध्यान रखना इसका। प्राकृतिक भूकंप ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा, यानी जो प्रकृति की क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न भूकंप को प्राकृतिक भूकंप कहते हैं, जिसमें अपन प्रकृतिक क्रिया में ज्वालामुखी आ गई। आप सभी को पता है जैसे विसुवियस ज्वालामुखी ना, जैसे विसुवियस विसुवियस ज्वालामुखी। ठीक है, एटना ज्वालामुखी, क्राकाटोआ, क्राकाटोआ ना,
ज्वालामुखी। ठीक है दोस्तों, जो आप सभी को पता है कि जैसे ज्वालामुखी होती है प्राकृतिक क्रिया, एक तरह से इसमें मानव का योगदान नहीं है, इसके कारण जो भूकंप होता है उसे भूकंप उत्पन्न होते हैं। आप सभी को पता है विश्व ज्वालामुखी, एटना ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी, है ना, इनके कारण भी भूकंप की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर 1908 में भूकंप आया था, है ना, एटना ज्वालामुखी, क्राकाटोआ ज्वालामुखी। ये देखो दोस्तों कहाँ पर है, ये दोनों है ना, ये दोनों इटली में है। ठीक है, इटली में ये समुद्री किनारों के पास में ये उत्पत्ति हुई हुई ज्वालामुखियां हैं। ठीक है, इटली में विश्व ज्वालामुखी भी इटली में, एटना ज्वालामुखी भी इटली में। ठीक है, 1908 में लगभग यहाँ पर 7.2 की रिएक्टर से भूकंप आया था, जिसमें कम से कम 50-60 हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखो दोस्तों, इतना खतरनाक भूकंप होता है, भूकंप का इतना खतरनाक प्रभाव पड़ता है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी लगभग यहाँ पर भी, मतलब यहाँ पर भी भूकंप आया हुआ है, वो इसी के कारण इस ज्वालामुखी क्राकाटोआ ना, ये कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। कहाँ पर है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, अब आप कहेंगे इंडोनेशिया कहाँ पर है, एक मिनट आप ध्यान रखना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये अफ्रीका, फ्रांस वगैरह, इटली वगैरह, भूमध्य सागर वगैरह, ये सऊदी अरब, इराक, यूएई वगैरह, ये अपना भारत आ गया। ठीक है, इस प्रकार से ये ऐसी यूरोप, फ्रांस, साइबेरिया, इधर ये जापान आ गया, है ना, चीन आ गया, मलेशिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये दक्षिण चीन सागर आ गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ पर ये इंडोनेशिया आ गया। ठीक है, इंडोनेशिया यहाँ पर है, यहाँ पर ये न्यूजीलैंड हो गया, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया। इस प्रकार से देश है। तो दोस्तों, ये क्राकाटोआ ज्वालामुखी कहाँ है, यहाँ पर सुमात्रा द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप पर, सुमात्रा द्वीप पर है, द्वीप के नजदीक है, ये इंडोनेशिया में। ठीक है, तो इंडोनेशिया यहाँ पर है। जैसे इटली को आपको दिखाना हो तो भूमध्य सागर ये है, ये भूमध्य सागर है, इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर स्थित एक देश है, उसका नाम है इटली। तो इटली की ये दोनों ज्वालामुखी है, विश्व ज्वालामुखी और एटना ज्वालामुखी। आप इसको देख सकते हो, इस वीडियो को बार बार देखो, सारी चीजें याद हो जाएगी। एक बार में कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, हम सभी माँ के गर्भ से जन्म लेते हैं, बार बार अपन देखते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें याद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ज्वालामुखी क्रिया का कारण हो गया। फिर दोस्तों अपन देखते हैं, जैसे आपने सुना होगा, जैसे एक ज्वालामुखी हो गया, ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं जो विवर्तनिक। ठीक है, विवर्तनिक, अपने जैसे पहले बात कर लिए विवर्तनिक के कारण। ठीक है, ठीक है, तो विवर्तनिक के कारण भी ये प्राकृतिक घटनाएं हैं सारी, जो भी आंतरिक घटनाएं हैं ये सारी प्राकृतिक घटनाएं, प्राकृतिक प्रकार के जो भूकंप इसी घटनाओं, इनकी घटनाओं के माध्यम से आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्राकाटोआ, क्राकाटावा टावा, ठीक है, क्राकाटावा बोल दो या टोआ बोल दो। ठीक है, इस प्रकार से ये विवर्तनिक के कारण, ठीक है, प्लेट विवर्तनिक के कारण जो हलचल हुई, इससे मतलब कंपन हुआ, कंपन के कारण वहां पर भूकंप उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार अपन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दोस्तों देखते हैं भूसंतुलन, आपको देखा है भूसंतुलन भी इसमें है। तो इस प्रकार से सारी क्रियाओं के माध्यम से जो भूकंप उत्पन्न होता है उसको अपन प्राकृतिक भूकंप कहते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं दोस्तों अब स्थिति के आधार पर, तीसरा नंबर आ गया स्थिति का आधार। ठीक है, स्थिति के आधार पर हम देखते हैं, स्थिति के आधार पर दोस्तों भूकंप को कितने प्रकार में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। ठीक है,
एक महाद्वीपीय स्थिति के आधार पर स्थलीय भूकंप। दूसरा है महासागरीय भूकंप। ठीक है, यानी स्थलीय, इसमें महाद्वीप, स्थल किसके ऊपर पाए जाते हैं, महाद्वीप किसके ऊपर पाए जाते हैं, स्थलों में। महाद्वीपों के ऊपर जो आते हैं भूकंप, जो कंपन होता है, जो तनाव होता है, सटपटा होता है, जिसके कारण भूकंप की क्रिया उत्पन्न होती है। तो महाद्वीपों के स्थल पर जो भूकंप आता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थलीय भूकंप बोलते हैं। ठीक है, स्थलीय भूकंप बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं जैसे है ना स्थलीय भूकंप बोलते हैं। ठीक है, महाद्वीपीय भूकंप। महासागरों के अंदर, आपको सभी को पता है जो महासागरीय प्लेटें हैं उसके अंदर भी भूकंप उत्पन्न होता है। ठीक है, इस प्रकार से अपन देखते हैं ना महासागरीय भूकंप कैसे उत्पन्न होगा, है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूं। महासागरीय भूकंप। ठीक है, महासागरीय भूकंप कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, महासागरीय भूकंप कैसे होता है, जो प्लेटें होती है ना, क्या होती है, प्लेटें, महासागरीय प्लेटें भी होती है। आप सभी को पता है कि महाद्वीपीय प्लेटें नहीं, महासागरीय प्लेटें भी होती है, छोटी छोटी प्लेटें होती है महासागरों में भी। महासागरों में छोटी छोटी प्लेटें होती है। ठीक है, महासागरों में भी छोटी छोटी प्लेटें होती है। ठीक है दोस्तों, महासागरों में जो प्लेटें होती है ना, दोस्तों ये पानी। ठीक है दोस्तों, जब प्लेटें आपस में टकराएगी और दूर जाएगी तो जो महासागरों का जो जल होता है ना दोस्तों, ये वो जल होता है, ये जल में हलचल उत्पन्न होती है। ठीक है, हलचल उत्पन्न होती है ना इस जल में, हलचल उत्पन्न कारण ये तरंगे की में जो जल की तरंगे हैं ना, इनकी गति बहुत भयंकर बढ़ती जाती है। ठीक है, मतलब एक गतियों में उत्पन्न होती है, मतलब बड़ी बड़ी उछाल के माध्यम से, मतलब इस तरह से इनमें कंपन होगा। कंपन होगा वैसे पानी मतलब एक दूसरे इधर उधर भागेगा, हलचल होगी इसमें, और हलचल होने के कारण, ठीक है, तो हलचल होने के कारण जो क्या नाम समुद्रों में जो हलचल होती है उसके कारण जो भूकंप उत्पन्न होता है ना, तो जो बीच में जैसे जापान, आप सभी को पता है जापान एक द्वीपीय देश है ना, क्या है कि द्वीपीय देश है। ठीक है, जापान में। ठीक है, तो समुद्र में जो सुनामी आती है, यानी प्लेट हलचल होगी, हलचल होने से पानी इधर उधर भागेगा, तो इसको क्या बोलते हैं, सागरीय तरंगे बोलते हैं। तो सागरीय तरंगे मतलब लहर बहुत भयंकर आएगी। कभी कभी आप सभी को पता है कि इतनी बड़ी लहर आ जाती है, मतलब तरंगे इतनी बड़ी आती है कि 15 से 40 मीटर की ऊंचाई पर लहरों का ऐसा हो जाता है। ठीक है, जैसे अपन देखते हैं ये पर्वत है, ये सागर है। ठीक है दोस्तों, ये पानी ऐसे घूमेगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे जाके ऐसे घूम के ऐसे मतलब इतनी बड़ी बड़े तरंगे ऊपर हो जाती है, पानी का जो उछाल इतना ऊपर हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सागरीय तरंगे बोलते हैं। तो पानी का उछाल इतना हो जाता है कि क्या नाम से, कि जो आसपास का जो तटीय इलाका होता है वहां पर, तो मतलब वो जलमग्न हो जाता है। जलमग्न होने के कारण जो मतलब जनधन की इतनी हानि होती है कि पूछो मत। तो 2001 में, ठीक है दोस्तों, जो ठीक है ये जापान, देखे तो 2000 मतलब जो भूकंप आया था दोस्तों, जापान में भूकंप आया था लगभग 2011 के आसपास, 2011 के आसपास भूकंप आया। तो ये आप सभी को पता है जापान एक द्वीपीय देश है, तो भूकंप आने से सागरीय तरंगों में गति बढ़ी, गति बढ़ने से ओसु द्वीप पर, कौन से द्वीप पर आया था, ओसु द्वीप पर आया था।
ओसू द्वीप पर एक भूकंप आया। भूकंप आने के कारण लगभग उसकी तीव्रता अपन देखते हैं 7 से 8 रिक्टर स्केल के लगभग थी। ठीक है, 7 से 8 रिक्टर स्केल के लगभग थी। तो इतना खतरनाक भूकंप आया कि वहां पर जो ओसू द्वीप था, तो फुकुशिमा, ओसू द्वीप पर एक नगर का नाम था फुकुशिमा। नगर का नाम क्या था? फुकुशिमा। नगर कौन सा था? फुकुशिमा। ठीक है, फुकुशिमा नगर। इतनी खतरनाक तरंगे आई समुद्र की, जो फुकुशिमा नगर था वह पूरी तरह से नष्ट हो गया। मतलब जो वहाँ पर मकान थे, जो मतलब उद्योग धंधे थे, तो यातायात की सुविधाएं जितनी भी थी, जो पानी इतना खतरनाक आया 2011 में भाई साहब, पूरा फुकुशिमा के नगर की हवा निकल गई ना। तो इस प्रकार से भूकंप जैसे सुनामी आई, तो इस प्रकार से अपनी स्थिति के आधार पर स्थलीय में महाद्वीपों पर आती है और महासागरों में भूकंप आता है। ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है आपको कि जापान में फुकुशिमा नगर जो नष्ट हुआ वो कब हुआ और किस कारण वहां पर जो हलचल हुई, तो इस कारण ये भूकंप आया। ठीक है, तो फुकुशिमा नगर नष्ट होने का क्या कारण था? तो उसमें क्या दे सकता है? उसमें ऑप्शन देगा, ज्वालामुखी देगा, ठीक है, उसमें भूकंप देगा, वहां पर बाढ़ देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो मुख्य कारण क्या था? भूकंप। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से स्थितियां भूकंप के प्रभाव। दोस्तों, भूकंप आता है, उसका सकारात्मक प्रभाव होता है और नकारात्मक प्रभाव होता है। दोनों प्रकार प्रभाव अपन को देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं भूकंप आता है तो सकारात्मक प्रभाव क्या है इसका, नकारात्मक प्रभाव क्या है। सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं कि सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, सकारात्मक प्रभाव अपन देखते हैं। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, ठीक है दोस्तों, भूकंप की आप सभी को पता है कि जो भूकंप के आएगा, ठीक है, भूगर्भ से नीचे से आएगा, वो खनिज अपने साथ लेकर आएगा। ठीक है, खनिज अपने साथ लेके आएगा, तो भूगर्भ का ज्ञान होगा अपन को, भाई भूगर्भ में कौन कौन से खनिज है, कौन कौन से पदार्थ है। ठीक है, भूकंप आएगा, ठीक है, बड़ी बड़ी झीलों का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, झीलें निर्माण हो जाता है, ठीक है, भूकंपों का। ठीक है, और जल स्रोतों का निर्माण हो जाता है, नदियों का निर्माण हो जाता है ना। इस प्रकार से अपन देखते हैं। ठीक है, वो खनिज पदार्थों का, ठीक है, इस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव। ठीक है, वलन भ्रंश। ठीक है, तो इसमें सकारात्मक प्रभाव में देखते हैं। पर्वत, मैदान, भूज्ञान, भूगर्भ ज्ञान, भूगर्भ, पर्वतों का निर्माण होता है, मैदानों का निर्माण होता है, भूगर्भ का ज्ञान होता है, पठारों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, जल स्रोतों का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो भूकंप से सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं और नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों भूकंप से दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अपन देखते हैं जैसे ना, पर्वतों का, पर्वत, मैदान, भूगर्भ ज्ञान, पठारों का निर्माण, खनिजों का, खनिज प्राप्ति। ठीक है, अपन नकारात्मक प्रभाव देखते हैं।
नकारात्मक प्रभाव अपन देखते हैं दोस्तों, जिसे भूकंप आ गया तो नदी के मार्ग में जो मतलब रुकावट आ जाती है ना, और बाढ़ आने की संभावना हो जाती है कि जब भूकंप आता है जो बांध टूटता है ना, तो उससे बाढ़ आने की संभावना हो जाती है, नदियों के मार्ग में रुकावट आ जाती है, यातायात की सुविधा बाधा हो जाती है, ठीक है। और क्या नाम से कला सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाती है ना। तो इस प्रकार से भूकंप के नकारात्मक प्रभाव है और सकारात्मक प्रभाव है, इस प्रकार से दोनों ही प्रभाव अपन को देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं नकारात्मक प्रभाव में, नदी मार्ग में रुकावट, बाढ़ का आना, यातायात, मार्ग बाधा, ठीक है दोस्तों। नदी के मार्ग में रुकावट होती है, बाढ़ का आ जाना है, ठीक है, बाढ़ का आना, यातायात के मार्ग में रुकावट होती है, सांस्कृतिक धरोहर नष्ट हो जाती है, निर्माण कार्य नष्ट हो जाते हैं ना, भवन मकान ये नष्ट हो जाते हैं, भवन मकान धराशायी, धराशायी धराशायी या नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपन देखते हैं, जैसे अपन का अर्थ समझ में आ गया, कारण हो गए, भूकंप प्रकार हो गए, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं वो पर के लिए अपने, अब अपना बच रहा है भूकंप की मापनी, ठीक है। रोसीफेरेल, मर्केली फेरेल, रोसीफेरेल पैमाना, मर्केली पेड़ पैमाना, रेक्टर पैमाना, ठीक है। फिर इसके बाद हम भूकंप के तरंगे, PSLV, वो सुनामी है ना, तो इसको अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। अभी देखते हैं अपन कितना टाइम हो गया, अगर 1 घंटे का टाइम हो गया तो अपन कर लेंगे क्लास, अगर कम टाइम रहा तो अपन आज ही क्लास को पूरी करेंगे, ठीक है। दोस्तों अपन एक चीज और देख लेते हैं इसमें, फिर बाकी का काम कल पढ़ेंगे। अभी अपना टाइम नहीं हुआ 1 घंटा, भूकंप की मापनी अपने एक और देख लेते हैं, ठीक है। भूकंप की मापनी और देख लेते हैं, फिर जो बाकी टॉपिक है अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। भूकंप की मापनी अपन देखते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन देखते हैं रोसीफेरेल पैमाना। रोसी फेरेल पैमाना, मतलब जो भूकंप मापने के जो यंत्र होते हैं, ठीक है, उसको हम भूकंप मापने की पैमाना बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 19वीं शताब्दी के लगभग, मतलब 19वीं शताब्दी के लगभग सर्वप्रथम में जो भूकंप मापने का जो पैमाना काम लिया गया था उसका नाम था रोसीफेरेल पैमाना।
दोस्तों ये दो वैज्ञानिक थे, है ना, रोसी नामक वैज्ञानिक और फेरेल नामक वैज्ञानिक, दोनों ने ये भूकंप मापने का जो सबसे पहले पैमाना तैयार किया, तो इसका नाम रोसी फेरेल पैमाना यानी भूकंप नापने का प्रथम पैमाना था। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसके बारे में, भूकंप मापने का प्रथम पैमाना। ठीक है, भूकंप मापने का प्रथम पैमाना। ठीक है, इसका विकास 19वीं शताब्दी दो वैज्ञानिकों ने कहा था। ठीक है दोस्तों, दो वैज्ञानिकों ने कहा था। ठीक है, 19वीं शताब्दी में। ठीक है, दो वैज्ञानिक थे। ठीक है, एक वैज्ञानिक था। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले पैमाना दिया। ठीक है दोस्तों ना, तो दो वैज्ञानिकों ने अपन देखते हैं, दो वैज्ञानिक थे, स्टीफन 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 कांटो स्टीफन कांटो डी रोसी। ठीक है दोस्तों, कहाँ का निवासी था ये? स्टीफन स्टीफन कांटो डी रोसी, ये इटली का निवासी था। उसके बाद अपन देखते हैं जो दूसरा वैज्ञानिक था, दोनों ने मिलकर जो इस पैमाने को तैयार किया दोस्तों ना, तो उसका दूसरा वैज्ञानिक का नाम था फ्रांकोफस अल्फांसो फ्रांकोफस अल्फांसो। ठीक है, फ्रांकोफस अल्फांसो मोरेल। ठीक है, फ्रांकोफस अल्फांसो फेरेल। ठीक है दोस्तों, जो मुख्य नाम है इसका, तो इसके ऊपर पढ़ा है पाठ। ठीक है, उसी के नाम से, फेरेल के नाम से। ये कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के, स्विट्जरलैंड के निवासी। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड का निवासी। ठीक है, स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा अपना आ गया मर्केली पैमाना। ठीक है, मर्केली पैमाने की अपन बात करते हैं दोस्तों। जो ये पैमाना है ना 1902, तो इसमें जो आधार रखा गया पैमाने का, भाई कितना तीव्रता कितनी पर आता है, तो इसका जो आधार रखा गया वो आधार, तो दोस्तों ये याद रखना, आधार पूछ सकता अपन को कि रोसी फेरेल पैमाना का आधार क्या था, तो इसका आधार था आधार पैमाना 1 से 11 तक। ठीक है, 1 से 11 तक इसको बताया गया। ठीक है, इतनी गति से जो इतना तक इसको माप सकते हैं रोसी फेरेल और पैमाना। ठीक है, तो ये स्टीफन कांटो डी रोसी इटली का था, फ्रांकोफस अल्फांसो फेरेल ये स्विट्जरलैंड का था। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ये पैमाना कब तक कार्य किया? ये पैमाना दोस्तों 1902 तक कार्य किया था, 1902 तक चलता रहा। ठीक है, क्योंकि 1902 के बाद जो मर्केली है ना, जो 1902 के बाद मर्केली पैमाना का विकास हो गया था। ठीक है दोस्तों,
तो अपन देखते हैं मरकली पैमाना, ठीक है दोस्तों। अगर जब कोई जल्दी बटन गया तो दोबारा उसको देख सकते हैं आप, है ना, क्लास चला के देख लेना, कोई जल्दीबाजी में होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा पैमाना, मरकली पैमाना। ठीक है दोस्तों, मरकली पैमाना, इसका जो विकास हुआ था 1902 में, मरकली नामक विद्वान थे, ठीक है। मरकली नामक के जो विद्वान थे ना, मरकली नामक के जो विद्वान थे, इसने 1902 में मरकली नामक पैमाना दिया और कहा, ठीक है, 1902 में मरकली नामक पैमाना दिया और इस पैमाने में थोड़ा संशोधन किया गया। संशोधन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम पूछ सकते हैं आप लोग, तो वो वैज्ञानिक नाम क्या थे। 1902 में विकास हुआ, इसका विकास बोल दो, या निर्माण हुआ, या प्रकाशित हुआ। फिर 1935 में वुड और न्यूमैन, वुड व न्यूमैन वैज्ञानिक ने इसमें संशोधन किया। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं इसका जो पैमाना आधार था, पैमाना आधार था 1 से 12 तक, ठीक है। और ये पैमाना था तो मरकली रिएक्टर अनुभव आधारित, अनुभव व गुणात्मक पैमाना था। दोस्तों, इस प्रकार से इसका विकास हुआ, ठीक है। अब उसके बाद अपन देखते हैं जो लास्ट गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक, ठीक है। इसमें तीव्रता कितनी नापी जा सकती है, 1 से 12 तक तीव्रता नाप सकती है, तीव्रता 1 से 12 तक पैमाने की तीव्रता मान सकते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं जो तीसरा है अपना रिएक्टर पैमाना। रिएक्टर पैमाना को आप सभी को पता है, इसका विकास चार्ल्स एफ रिएक्टर ने दिया था, ठीक है, 1935 में। रिएक्टर पैमाना, ठीक है, लिखो, स्क्रीनशॉट ले लिया उसका है। उसके बाद अपन देखते हैं जो तीसरा पैमाना था, रिएक्टर पैमाना, ठीक है, जो वर्तमान में इसी से मापा जाता है, जो पैमाना, ठीक है दोस्तों। इसका विकास कब हुआ, ठीक है, तो रिएक्टर पैमाना, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो वैज्ञानिक था जिसने इसका विकास किया था, सर्वप्रथम इसको प्रतिस्थापन किया था, इसको इसने लाया था पैमाने के रूप में, चार्ल्स एफ रिएक्टर। उसका नाम क्या था, चार्ल्स एफ रिएक्टर। कब लाया था इसको, 1935 में। 1935 के बाद 1965 में इसमें संशोधन किया गया। संशोधन करने वाले वैज्ञानिकों का नाम क्या था, बानो गुटेनबर्ग ने 1965 में संशोधन किया। दोस्तों, इसको मतलब जो ये पैमाना था नहीं, रिएक्टर पैमाना, इसका कोई आधार नहीं था,
मतलब इसमें कोई संख्या नहीं डालेगी उन्होंने, जिस प्रकार से वो जो ये क्या नाम रोसी फेरेल में 1 से 11 तक था तीव्रता मापने का, और इसमें 1 से 12 तक तीव्रता मापा दूसरा में, है ना, मर्केली में। तो तीसरा में इसमें कोई मतलब आधार नहीं दिया इन्होंने। इन्होंने कहा था कि जो अपने भूकंप मापते हैं ना, तो इसमें जो आधारित था, ठीक है, भूकंपीय तरंगों का जो, ठीक है, पैमाना, इसका पैमाना क्या देखो, पैमाना, पैमाना इसका पैमाना था इसको पैमाना आधा रखा है इसने, आयाम त्वरण, ठीक है, हम आयाम रखा, त्वरण रखा, है ना, आयाम त्वरण और क्या नाम से आकृति पर आधारित था, ठीक है, आयाम त्वरण और आकृति, आवृत्ति पर आधारित था, ठीक है, 3 आधार थे इसके पैमाने के, ठीक है। इसमें अधिकतम या न्यूनतम का कोई मान नहीं रखा गया, ठीक है, इस पैमाने के अंदर अधिकतम ये एक लघु गणितीय पैमाना था, लघु गणितीय पैमाना था, इसमें कोई अधिकतम या न्यूनतम कोई आधार नहीं रखा गया। और इसमें यह बताया गया कि क्या नाम से प्रत्येक भूकंपीय तरंगों का आयाम में कोई भूकंप आता है तो उन्होंने कहा कि जो प्रत्येक भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि होती है, ठीक है, 10 गुना वृद्धि होती है, 10 गुना वृद्धि होती है, ठीक है, 10 गुना वृद्धि बताया इन्होंने। और ऊर्जा की मात्रा में प्रत्येक अंक पर, और कहा कि जो प्रत्येक भूकंप के आयाम में तो 10 गुना वृद्धि होती है, और जो ऊर्जा की मात्रा पर प्रत्येक अंक पर 31 पॉइंट ने, प्रत्येक अंक पर 31.5 गुना वृद्धि होती है, ठीक है, ऊर्जा के आयाम पर, ऊर्जा की मात्रा के प्रत्येक अंक पर 31.5 गुना वृद्धि होती है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से एक क्लास आपकी लियो में, क्लास कैसे लगी आपको, जो भी लगी क्लास, अच्छी लगी बुरी लगी, जो कमियां रही है उसको हमें बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं जो कमी है उसमें अपन सुधार करेंगे, और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए। मेरा इतना भी आपसे रिक्वेस्ट नहीं है कि भाई आपको जरूर भेजना ही है, आपको अच्छा लगे तो भेजिए, मेरा प्रयास है। मैं एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा रहा हूँ आपको, DSSB, RPSC, अन्य कोई भी एग्जाम है जिसमें भूगोल चैप्टर में जो ये टॉपिक डले हुए हैं, जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। भूगोल एक मानचित्र पर एक समझ के आधारित विषय है, इसको अपन कॉन्सेप्ट जब तक अपना क्लियर नहीं होगा अपन प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, ठीक है दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, आप सभी को धन्यवाद क्लास देखने के लिए। आपको अच्छी लगी तो इसको आगे बढ़ाना और लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत। जब लास्ट में एक पंक्ति है मेरी, जब मंजिल को अपना मान लिया, आसान क्या मुश्किल क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।